लेकिन सोचिए, क्या 71 वर्षों की इस लंबी यात्रा के बाद भी भारत का संविधान आज भी व्यावहारिक बन पाया है? और अगर नहीं बन पाया तो इसकी असली वजह क्या है? असल में अगर आप अपने ऊपर भी इसे लागू करें तो आपकी असली नाराजगी की वजह क्या है? आप आज जब अपने आप को सिंगापुर के नागरिक के साथ अपनी तुलना करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक के साथ अपनी तुलना करते हैं, या पश्चिम के किसी और देश जहां आप जाकर बसना चाहते हैं, जहां की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, जहां का वीजा लेना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां जीवन बेहतर है और यहां जीवन अच्छा नहीं है, यहां बहुत सुधार की गुंजाइश है, तो फिर ऐसी क्या गलती हुई कि हम ये सुधार अपने देश में कर नहीं पाए? आज यही समझने का दिन है कि एक गणतंत्र के रूप में हमारे देश के नेताओं से कहां और क्या क्या गलतियां हुई, और भारत के नेता देश का स्वभाव और देश का डीएनए समझने में नाकाम क्यों रहे। हमारे देश के नेता असल में अगर आप जड़ में जाएं तो भारत के स्वभाव को समझ ही नहीं पाए। और जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजाद भारत को असल में शुरुआत में ही ऐसे नेता मिले जिन्हें आज स्वतंत्रता का लाभार्थी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये नेता आजादी के लाभार्थी थे। सबसे ज्यादा लाभ इस देश में आजादी का इन्हीं नेताओं ने उठाया, और इसीलिए आज हम अपने इस विशेषण की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस ऐतिहासिक भाषण से करना चाहते हैं जिसमें आजाद भारत में हुई गलतियों का सार छिपा हुआ है। आज आप इस भाषण को एक नए दृष्टिकोण से सुनिए और पढ़िए। नेहरू ने वर्ष 1947 में 14 और 15 अगस्त की रात को यह भाषण संसद में दिया था, जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। मध्य रात्रि को दिए अपने इस भाषण में उन्होंने जो कहा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसकी 2 लाइन। उन्होंने कहा था, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इसका अर्थ है, जब दुनिया सो रही है तब भारत आजादी के लिए जाग रहा होगा। अगर इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी के हिसाब से देखें तो उस समय कई देशों में सुबह हुई थी, यानी पूरी दुनिया असल में सो नहीं रही थी, दुनिया असल में जागी हुई थी, और भारत में सोने का समय था। पूरी दुनिया में दिन था, भारत में रात थी। और हमें लगता है कि भारत को उस समय अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन सत्ता में बैठे मुट्ठी भर लोगों की वजह से भारत नींद से कभी उठ ही नहीं पाया, सोता ही चला गया। और इसीलिए आज आपको जवाहरलाल नेहरू का यह भाषण एक बार फिर से देखना चाहिए, जो शुरुआत में ही आपको यह बताता है कि कैसे असल में हमने ये सोचा कि दुनिया सो रही है और हम जागे हुए हैं, और सच्चाई ये थी कि दुनिया जाग रही थी, असल में हम ही सो रहे थे। और फिर 70 वर्षों तक हमें यही विश्वास दिलाया गया कि हम ही जागे हुए हैं, बाकी दुनिया सो रही है, यानी हमारे यहाँ दिन है और पूरी दुनिया में रात है। लेकिन था उल्टा, पूरी दुनिया में दिन था, असल में हमारे यहाँ रात थी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. उस समय नेहरू बहुत शक्तिशाली थे और देश ने आंख बंद करके उन्होंने जो कुछ कहा सब कुछ हमने मान लिया, और देश उन्हें ही भारत का सबसे बड़ा जननायक मानकर बैठा था, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि वही जननायक है। आज इस विषय पर हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत रिसर्च की है। 3 किताबें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो इस समय मेरे हाथ में है, और आज हम आपको इनमें से अलग अलग बातें पढ़कर बताएंगे। जो रिसर्च हमने की है वो हम आपको बताएंगे, और ये सारी बातें सुनने के बाद आज अपने देश के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा, या यूं कहिए कि आज से आपका नजरिया सही हो जाएगा। आज से आपको दिन दिन दिखेगा और रात रात दिखेगी।
आजादी के 2 साल 5 महीने और 11 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी के साथ भारत को नई दिशा में ले जाने के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए थे। लेकिन ये लक्ष्य सत्ता का वजन सह नहीं पाए और इसी का नतीजा है कि 71 वर्ष पूरे होने के बाद भी भारत का संविधान आज भी व्यावहारिक बन नहीं पाया। आज भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा संविधान भारत के स्वरूप को और भारत के डीएनए को समझ नहीं पाया। आज हमारे देश में 26 जनवरी का महत्व एक नेशनल हॉलिडे यानी एक राष्ट्रीय अवकाश तक सीमित हो गया है। लोग लंबा वीकेंड प्लान करते हैं और उस दिन देशभक्ति के नशे में चूर रहते हैं, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, और फिर अगले दिन बाकी दिनों की तरह जीवन फिर से शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि आज भारत गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के गाने चलाकर छुट्टी के मूड में चला जाता है। बस इतना ही। आप शायद कुछ घंटों के लिए अपनी डीपी चेंज कर लेंगे, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपनी और तिरंगे की तस्वीर लगा देंगे, भारत माता की जय कह देंगे। बस ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि भारत के लोगों में असंतोष की मात्रा बढ़ती चली गई और कैसे हमारे देश के नेता गणतंत्र को सीढ़ी बनाने में कामयाब होते चले गए। ये बताने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि आप इस विषय पर हमें समर्थन देने के लिए, आज अपनी राय देने के लिए जो हैशटैग आज हमने आपके लिए बनाया है वो है नेहरू एक भूल। आप इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आपको अपना गणतंत्र, भारत गणतंत्र का ये जो सफर है ये कैसा लगा, ये यात्रा कैसी लगी और क्या आज का भारत आपको अच्छा लगता है, आपको प्यारा लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे जो हम कर नहीं पाए। इस विषय पर हमने कई दिनों से बहुत रिसर्च की थी, सोचा था कि आज के दिन आपको ये सब बताएंगे और इस रिसर्च का संक्षेप में सार क्या है आपको 4 पॉइंट्स में समझाएंगे। आपको सैकड़ों हजारों पन्नों की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, सार हम शुरू में ही बता देते हैं। पहला बड़ा सार तो यह है कि आजादी के समय यानी 1945 से 1947 के बीच में लटियंस, दिल्ली के जो डिजाइनर नेता थे, आपने एक शब्द सुना होगा लटियंस। लटियंस एक इलाका है दिल्ली में जो बहुत संभ्रांत लोगों का है, आज भी है, उस जमाने में भी ये इलाका होता था। हमने दिल्ली के लटियंस, दिल्ली के डिजाइनर नेताओं को अपना जननायक मान लिया और इनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे जो असल में जबरदस्त मीडिया मैनेजमेंट जानते थे। वो जानते थे अखबारों में कैसे छपना है, वो जानते थे विदेशी मीडिया में, विदेशी पत्रिकाओं में अपने इंटरव्यूज कैसे छपवाने हैं। शानदार अंग्रेजी बोलते थे और जो सत्ता के लालच में पूरी तरह से डूबे हुए थे। ऐसे नेताओं ने मीडिया की मदद से, बाकी के पूरी व्यवस्था की मदद से खुद की जबरदस्त ब्रांडिंग की और अपने आप को जननायक बनाकर इस देश के सामने पेश कर दिया और देश उस समय कुछ समझ नहीं पाया, देश ने इन्हीं को जननायक समझ लिया। यानी 1947 आते आते आजादी के आंदोलन पर सत्ता का दीमक पहले ही लग चुका था और इसमें कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भारत के गणतंत्र पर हावी हो गई थी और हमें लगता है कि डिजाइनर नेताओं को उस समय जननायक मानना सबसे बड़ी भूल थी। और आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उस समय हमने गलत लोगों को आजादी का नायक मान लिया और डिजाइनर नेताओं को डिजाइनर पत्रकारों की मदद से, डिजाइनर मीडिया की मदद से, डिजाइनर बुद्धिजीवी और इतिहासकारों की मदद से हमने उन्हीं को गलती से जननायक मान लिया और उन्हें अपने देश की सत्ता सौंप दी। दूसरी बड़ी गलती, आजादी के बाद जब देश के स्वभाव को समझकर स्वधर्म तय करने की बारी आई तो हमारे देश के नेता पश्चिमी देशों से प्रभावित हो गए और वो हमारे देश के स्वभाव को समझ ही नहीं पाए। भारत का स्वभाव क्या है वो नहीं समझ पाए। आप कह सकते हैं कि भारत के नेता उस समय ये भूल गए कि देश और देश के लोगों का मूल स्वभाव क्या है। हम पश्चिमी देश नहीं हैं, हम भारत हैं, हमारे देश के लोग अलग हैं। इन नेताओं ने भारत को उस रूप में ढालना शुरू कर दिया जो भारत कभी था ही नहीं। पश्चिमी देशों से ये नेता कितने प्रभावित थे उसकी एक झलक भारत के संविधान में भी नजर आती है। भारत के संविधान में शासन प्रणाली ब्रिटेन की व्यवस्था से बहुत प्रभावित थी। यानी एक प्रधानमंत्री होगा,
फिर संसद होगी, कैबिनेट का गठन किया जाएगा। शासन करने की यह व्यवस्था सीधे सीधे ब्रिटेन से उठाई गई थी, क्योंकि हम ब्रिटेन से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित थे, हमें और कुछ आता नहीं था और हम एक तरीके से ब्रिटेन की सी या डी कॉपी बनना चाहते थे। इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से प्रभावित थी। संविधान लिखा होना चाहिए, यह हमने अमेरिका से सीखा। सरल शब्दों में कहें तो उधार पर लिए गए सिद्धांतों ने भारत का स्वभाव और स्वधर्म तय करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। होना तो यह चाहिए था कि स्वभाव के आधार पर स्वधर्म यानी कर्तव्य तय किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी ये समझ गए थे और उन्होंने इस पर क्या कहा था वो मैं आज आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मेरे पास एक किताब है जो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा, मैं इसलिए संविधान के गुण दोष पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि एक संविधान कितना ही अच्छा हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि जिन्हें यह काम करने के लिए कहा जाता है वो बहुत बुरे हैं। हालांकि एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है यदि जिन्हें यह काम करने के लिए कहा जाता है वो बहुत अच्छे हैं। एक संविधान की कार्यप्रणाली संविधान की प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर नहीं करती, जबकि जो इसे लागू करने वाले हैं उन पर निर्भर करती है। ये डॉक्टर अंबेडकर शुरुआत में ही कह रहे हैं। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने ये बात कही थी जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। फिर वो आगे कहते हैं, कौन कह सकता है कि भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कैसा व्यवहार करेंगे आगे चलकर। वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संवैधानिक तरीकों को बनाए रखेंगे या वो इन्हें प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी तरीके पसंद करेंगे। यदि वो क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये कहने के लिए किसी भविष्यवेत्ता की आवश्यकता नहीं है कि ये विफल होगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर देश के लोग चाहें तो इस संविधान को विफल कर देंगे। इसलिए बिना उनका संदर्भ दिए जो लोग और जिनके दलों की इसमें भूमिका निभाने की संभावना है, संविधान पर कोई निर्णय देना व्यर्थ है। फिर आगे लिखते हैं वो, फिर से मैं आपको बता दूं, 26 नवंबर 1949 को उन्होंने ये बात कही, संविधान जो कुछ भी प्रदान कर सके या ना कर सके, देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे प्रशासित किया जाता है। कैसे प्रशासित किया जाता है देश को, इस पर निर्भर करेगा। यह उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो उसे प्रशासित करते हैं। अब आप सुन लीजिए ध्यान से, वो कह रहे हैं जो लोग प्रशासन चलाएंगे इस देश का, उस पर निर्भर करेगा कि यह संविधान अच्छा बनेगा या खराब बनेगा। यह एक पुरानी कहावत है कि किसी देश को वही सरकार मिल सकती है जिसका वो हकदार है। कितनी अच्छी बात वो कहकर गए हैं, किसी देश को वही सरकार मिल सकती है जिसके वो हकदार हैं। हम शायद इसी के हकदार थे। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो कुछ लोगों को किसी एक या दूसरे बिंदु से आपत्तिजनक दिखाई देते हैं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये दोष हमारे देश की परिस्थिति और बड़े पैमाने पर लोगों में निहित है। यदि निर्वाचित व्यक्ति योग्य और चरित्र और निष्ठावान होंगे तो वो एक दोषपूर्ण संविधान को भी सबसे अच्छा बनाने में सक्षम होंगे। तो वो एक बात अपनी शुरू में ही कह गए थे कि जो लोग चुने जाएंगे, अगर वो योग्य हुए, निष्ठावान हुए और चरित्रवान हुए, तो ये दोषपूर्ण संविधान को भी वो अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। यदि उनमें इन गुणों की कमी होगी तो संविधान देश की कोई सहायता नहीं कर सकता। अंततः संविधान एक मशीन की भांति प्राणहीन है। मशीन की भांति संविधान प्राणहीन है, इसमें प्राण नहीं है। इसे जीवन, इसका नियंत्रण और संचालन करने वाले व्यक्तियों से मिलता है। और भारत को आज ऐसे ईमानदार व्यक्तियों के अलावा कुछ नहीं चाहिए जिनके सामने पहले देश का हित होगा। यह बड़ी कड़वी सच्चाई डॉक्टर अंबेडकर बोल गए। आखिरी सेंटेंस फिर से आप सुन लीजिए। वो कहकर गए कि भारत को आज ऐसे ईमानदार व्यक्तियों के अलावा कुछ नहीं चाहिए जिनके सामने पहले देश का हित होगा। ये बहुत बड़ी शर्त लगा कर गए वो, और इसी में हम फेल हो गए। वो कहते थे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईमानदार व्यक्ति चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए जिनके सामने पहले देश का हित हो। और यही इसी कंडीशन पर हम शुरुआत में ही फेल हो गए, क्योंकि हमारे पास ऐसे नेता थे ही नहीं, और क्योंकि हमने अपने देश को कभी ऊपर रखा नहीं, इसलिए संविधान आज हमें अच्छा नहीं लगता। संविधान के जो नतीजे आने थे वो आ नहीं पाए। संविधान को लेकर उस समय बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूं।
बहुत लोगों ने कहा उधार लिया गया संविधान इसे कहा जा सकता है, और पैबंदकारी है, यानी इसमें पैबंद लगे हुए हैं क्योंकि ये अलग अलग देशों के संविधानों से मिलाकर कॉपी पेस्ट करके बनाया गया था, इसलिए पैबंदकारी बनाया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये बहुत खूबसूरत पैबंदकारी है। और फिर आगे कहा है कि इसमें पश्चिम के दासत्व की नकल की गई है और लोगों के विशिष्ट स्वभाव के अनुकूल ये संविधान नहीं है। भगवत गीता में भी उल्लेख मिलता है कि कर्तव्य, दायित्व और न्याय का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है, और यह अलग इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग प्रवृत्ति होती है, अलग क्षमता होती है और अलग विश्वास होता है, और इसे ही स्वभाव कहते हैं। यानी आजादी के बाद भारत की अपनी एक प्रवृत्ति, अपनी क्षमता और अपना विश्वास था, लेकिन इस पर पश्चिमी देशों के सिद्धांत थोप दिए गए और ऐसा करके हमारे देश को वो स्वरूप देने की कोशिश की गई जो कभी था ही नहीं, हमें वो बनाने की कोशिश की गई जो हम थे ही नहीं, और हमारे मूल स्वभाव को हमारे देश के नेताओं ने जानने से इनकार कर दिया। तीसरी बड़ी भूल यह है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस को उस समय ही भंग कर दिया जाए और उसे एक लोक सेवक संघ में बदल दिया जाए जो समाज की भलाई के लिए काम करे। महात्मा गांधी ने तब यह भी कहा था कि जो लोग राजनीति में बने रहना चाहते हैं, अपना दफ्तर बनाना चाहते हैं, संसद में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना लेनी चाहिए। लेकिन गांधी जी जो चाहते थे वो हुआ नहीं, और जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके इस विचार का सम्मान नहीं किया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू उस समय अपना भविष्य का राजनीतिक करियर देख रहे थे। वो सूर्य की तरह चमकना चाहते थे और वो देश और उसकी जरूरतों को उस समय नहीं समझ रहे थे, वो असल में अपनी जरूरतों को समझ रहे थे। एक और मैं आपके लिए आज किताब लेकर आया हूं, पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो रजनी कोठारी ने लिखी है, और उसमें से 2 लाइन आपको पढ़कर सुनाता हूं। रजनी कोठारी ने लिखा है इसको, ये देखिए। वो लिखते हैं, Just before his death in 1948, he proposed a virtual dissolution of the Congress as a political machine. He argued for converting the Congress into Lok Sevak Sangh, a non-political institution devoted to social service and constructive work among the people. तो वो गांधी जी ये कहते थे कि कांग्रेस का भंग करके उसे लोक सेवक संघ में तब्दील कर दिया जाए और वो नॉन पॉलिटिकल हो और वो समाज सेवा का काम करे। Those who aspire to political office and wish to pursue parliamentary or governmental careers should leave the Congress and set up political parties of their own persuasions. ये कहा महात्मा गांधी ने। तो दूसरी जो बड़ी भूल है वो ये है कि कांग्रेस को उसी समय अगर हम भंग कर देते और देश ये मान लेता कि कांग्रेस का मकसद पूरा हो चुका है और कांग्रेस की सरकार ना बनती और फिर एक नई पार्टी बनती या देश में और कई पार्टियां बनती, तो शायद आज हमारा देश कुछ और ही होता। हमारे देश में संविधान को लेकर क्या सोच है, इसे समझने के लिए हमने आज एक और किताब पढ़ी और इसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और इसके लेखक हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ये बहुत बड़े अमेरिकन हिस्टोरियन हैं और कहते हैं कि संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में ज्यादातर एक ही राजनीतिक दल के लोग शामिल थे और वो राजनीतिक दल था कांग्रेस। उस समय संविधान सभा को ही कांग्रेस माना जाता था, कांग्रेस को ही सरकार माना जाता था, सरकार ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। सब कुछ एक ही। जो व्यक्ति कांग्रेस चला रहा है वही देश भी चला रहा है, वही संसद भी चला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती उस समय हो गई। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़कर आज बताता हूं। In the words of Granville Austin, chronicler of the history of constitution making in India, the Constituent Assembly was a one-party body. इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वो लिख रहे हैं, the Constituent Assembly
वॉज अ वन पार्टी बॉडी, यानी उसमें एक ही पार्टी के लोग थे, पूरी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ही पार्टी के नेता थे। इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, यानी देश में भी एक ही पार्टी थी और वो थी कांग्रेस। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। देयर वॉज अ थर्ड पॉइंट दैट कंप्लीटेड अ टाइट ट्रायंगल। द गवर्नमेंट, मीनिंग द apparatus ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, बोथ प्रोविंशियल एंड नेशनल, फॉर द कांग्रेस वॉज द गवर्नमेंट टू। यानी सब कुछ कांग्रेस के हाथ में था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कांग्रेस के हाथ में थी, संसद भी कांग्रेस के हाथ में थी, सरकार भी कांग्रेस के हाथ में थी, और इस तरीके से अगर आप समझें तो भारत भी कांग्रेस के हाथ में था। और जहां इतनी असीम शक्तियां आ जाती हैं, राजनीतिक शक्तियां, वहां पर भ्रष्टाचार तो आएगा ही, करप्शन तो आएगा ही, निजी स्वार्थ आएगा ही। और वही हुआ। कांग्रेस के ज्यादातर नेता सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचने लगे। देश के बारे में सोचना तो उन्होंने बहुत पहले से ही बंद कर दिया था। सबसे आखिरी बात यह है कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों की भारत पर पकड़ कमजोर होने लगी, तब जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लोग, नेहरू और जिन्ना, ये समझ गए थे कि अब अंग्रेजों का शासन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। वो समझ गए थे कि हम चाहे आज हाथ पर हाथ रखकर भी बैठ जाएं, अंग्रेजों का जाना तो तय है। नेहरू और जिन्ना ने आज़ादी के आंदोलन के समानांतर प्रधानमंत्री बनने का वो ख्वाब बुनना शुरू कर दिया, जिसके लिए आज उन्हें स्वतंत्रता का, यानी आज़ादी का सबसे बड़ा लाभार्थी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब नेहरू और जिन्ना अपनी अपनी राजनीतिक ख्वाहिशों को पूरा करने की रणनीति पर काम कर रहे थे, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन हम मानते हैं कि उनकी इस निजी कामयाबी में देश का हित नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के लाभार्थी बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। पहले स्वतंत्रता से 5 साल पहले, यानी आप समझ लीजिए 1943-44 के बाद से 47 तक, ये नेता सिर्फ ये सोचते रहे कि ये कुर्सी तक कैसे पहुंचे। और जब कुर्सी तक पहुंच गए तो फिर अगले कई दशकों तक ये सोचते रहे कि कुर्सी बचा के कैसे रखें, कुर्सी से चिपके कैसे रहें। और जब और समय निकला तो फिर ये सोचते रहे कि अब ये कुर्सी हमेशा के लिए हमारे खानदान की कैसे बनी रहे, हमारे खानदान के लोग इस पर कैसे काबिज रहें। सरल शब्दों में कहेंगे तो वो 4 मार्ग थे। ये वो 4 मार्ग थे जो भारत को आज़ादी के बाद गलत दिशा में ले गए। और इसकी वजह से संविधान का जो वृक्ष भारत के नागरिकों को छाव देने के लिए लगाया गया था, उसकी शाखाएं नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या तो काट डाली या उन शाखाओं को अपने अपने घरों और खानदानों की तरफ उन्होंने मोड़ लिया, ताकि उनकी अगर छांव आए भी तो छांव में उन्हीं के खानदान बैठें, उनकी कुर्सी बची रहे। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तब महात्मा गांधी पूरी तरह चुप थे। आप अंदाजा लगाइए कि आज़ादी के आसपास और आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक आपको महात्मा गांधी कहीं नजर नहीं आएंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि सच बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, और जब बात लोगों के हित की हो और देश की हो तो फिर सच बोलना तो और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद, जब नेताओं के जीवन में सत्ता का स्वार्थ सबसे ऊपर था, सत्ता बट रही थी, तब गांधी जी पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां भड़की सांप्रदायिक हिंसा का विरोध कर रहे थे। वो वहां चले गए थे, दिल्ली में थे ही नहीं। उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत सीमित कर लिया था और वो नेताओं के राजनीतिक स्वार्थ पर पूरी तरह से मौन हो गए थे। हमें लगता है कि अगर गांधी जी तब नेहरू को समझाते और अपनी भूमिका को सीमित नहीं रखते, इस तरह मौन नहीं हो जाते, तो भारतीय राजनीति का स्वरूप जनहित के लिए समर्पित हो सकता था। लेकिन महात्मा गांधी से आज हमें शिकायत यह है कि महात्मा गांधी यूं तो कहते रहे कि वो सत्य के साथ प्रयोग करते हैं, वो हमेशा सत्य की बात कहते रहे, लेकिन जब सत्य बोलने का समय आया और जब कड़वा सच बोलने का समय आया, जब सच का सामना करने का समय आया, तब उन्होंने किया नहीं और उन्होंने देश को सच बताया नहीं, क्योंकि वो चुप हो गए। और अगर आप देखें तो आज़ादी के आसपास की जितनी भी आप तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे या किस्से कहानियां सुनेंगे जब इतिहास में, तो आपको महात्मा गांधी कहीं वहां नजर नहीं आएंगे। महात्मा गांधी ऐसा लगता था जैसे अचानक से नाराज होकर ये जो सत्ता का केंद्र था दिल्ली, इसे छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। कहते हैं जहां से नैतिकता की रेखा मिटनी शुरू होती है, वहीं से राजनीतिक स्वार्थ का सिद्धांत जन्म लेता है। और आज़ादी के बाद हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ, और इन्हीं गलतियों को भी आज हम आपको कुछ पॉइंट्स में समझाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए आप
कल गणतंत्र दिवस मनाएंगे और ये बात सब जानते हैं, लेकिन इससे एक दिन पहले क्या हुआ था शायद कोई आपको बताता नहीं। आज ही के दिन यानी 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और यहीं से एक धारणा बनी कि चुनाव जीतना ही असली लोकतंत्र है। लोग वोट दे आएंगे तो लोकतंत्र का मकसद पूरा हो जाएगा। मतदान को ही लोकतंत्र का एकमात्र स्तंभ मान लिया गया। इस गलत धारणा की वजह से नेताओं ने देश को की जरूरत से ज्यादा चुनाव जीतने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नेता सिर्फ एक ही बात सोचते थे, चुनाव कैसे जीतना है, चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। इसी के लिए रणनीतियां बनाई जाने लगी जिसमें चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना ही सबसे बड़ा मकसद होता था और उस मकसद को लोकतांत्रिक तरीके से अख्तियार किया जाता था। इससे हमारे देश के नेता चुनाव जीतने में तो माहिर हो गए, लेकिन इस चुनावी प्रपंच में देश उन लक्ष्यों से भटक गया जो आजादी से पहले उसकी प्राथमिकता थे, क्योंकि नेताओं को यह लगा कि लोकतंत्र ही चुनाव है, चुनाव ही लोकतंत्र है। इसीलिए यह बात बहुत खतरनाक हमारे लिए साबित हुई कि हमने ये सोच लिया कि जनता जो है लोकतंत्र के नाम पर 5 साल में एक बार अपना वोट दे दे और बस हम कह देंगे कि यह सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, जो कि गलत था। दूसरी बात, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बड़ा दूरदर्शी नेता कहा जाता था। कांग्रेस आज भी कहती है कि वो बड़े दूरदर्शी थे। भारत आज जहां भी है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सत्ता की गोद में बैठे बहुत सारे डिजाइनर इतिहासकारों ने यह साबित करने की कोशिश की है। आपने भी स्कूल और कॉलेज की अपनी किताबों में यही पढ़ा होगा। लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि जब नेहरू इतने बड़े दूरदर्शी नेता थे तो उन्होंने जनसंख्या पर कोई भी नीति क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने शिक्षा पर क्या काम किया, स्वास्थ्य पर क्या काम किया, हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर क्या काम किया और पुलिस प्रशासन जैसे मुद्दों पर उन्होंने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जिनकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी, जो आज 135 करोड़ हो चुकी है, यानी लगभग 100 करोड़ की आबादी हमारे देश में तब से बढ़ चुकी है। अगर नेहरू दूरदर्शी होते तो इस दिशा में ऐसी नीतियां लाते और आज भारत बढ़ती जनसंख्या की समस्या से इस तरह झुका हुआ नहीं होता। उन्होंने इस समस्या को ना तो समझा ना इस पर काम किया, जबकि सबसे पहली चीज इस पर काम करना चाहिए था वो थी जनसंख्या पर नीति। इसी तरह नेहरू के शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम नहीं उठाए गए। उनके नाम पर कुछ अस्पताल तो जरूर बने, स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनकी कुछ उपलब्धियों को भी जोड़ा गया, लेकिन कभी किसी ने यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की कि अगर नेहरू दूरदर्शी थे तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। आज भी भारत में लोग अपने बच्चों का किसी मनपसंद अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाते। आज भी आप अपनी पसंद के अस्पताल में जा नहीं सकते और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती।